नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो गई। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को सजा हुई है। अब प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का ये फैसला था और उमेश पाल अपहरण में 3 आरोपी दोषी 7 को बरी किया गया। इस केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान हनीफ दोषी हैं। 2006 में हुआ था ये मामला, उमेश पाल का अपहरण, और 2005 में एमएलए राजू पाल मर्डर केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल। ये 17 साल पुराना मामला है। तो अपने सहयोगी अजय सिंह के पास जाने से पहले हमारे साथ कुछ देर हमने खास मेहमान से बात की है। गुलाब चंद्र अग्रही, डीजीसी क्रिमिनल हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि इस मामले पर सबकी नजर लगी हुई थी, आजीवन कारावास की सजा मिल गई है। आज कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? अतीक अहमद, दिनेश पासी व खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। साथ ही 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए भी आदेश पारित किया गया। जी, इस मामले में कुछ लोग छूटे भी हैं। अतीक के भाई उनमें से एक हैं। हाँ, इसमें अशरफ सहित कुल 7 अभियुक्त गणों को सभी धाराओं में दोष मुक्त किया गया है। बिल्कुल। इस मामले में हालांकि उमेश पाल के परिवार की कुछ और उम्मीदें थीं। यहाँ पर संतुष्ट की या असंतुष्ट की बात नहीं है। अब यह है कि इसमें निर्णय का गहनता से अवलोकन व परिशीलन किया जाएगा और फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी विधिक रूप से वो किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल यही था कि क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस पूरे मामले में, लेकिन जो परिवार है वो कुछ और मांग कर रहा है। भाई वो तो पीड़ित पक्ष है, वो तो अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन हमने बताया ना, हम निर्णय का अवलोकनोपरांत ही आगे की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। जी, अग्रही जी, जब ये सजा सुनाई जा रही थी तो अतीक अहमद की मौजूदगी थी क्या? देखिए, अतीक अहमद ने भी कोर्ट के सामने अपनी बात कुछ निर्णय सुनाए जाने के पूर्व रखी थी। अब ये है कि हमारा एक डीजीसी क्रिमिनल होने के नाते हमारा जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, वो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, पुरजोर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से अपने पक्ष को रखना। हमारा ध्यान माननीय न्यायालय की ओर था, लेकिन बाद में लोगों से मालूम हुआ कुछ, उसमें अधिवक्तागण कह रहे थे कि वो सदमे में थे। सदमे का आकलन तो ये है कि भाई ये पहली सज़ा उन्हें हुई ना, इसके पहले आज तक तो उनको किसी केस में सज़ा हुई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर का एक अहम पहलू हमें बताने के लिए अग्रही जी। और आगे बढ़ते हमारे जो सहयोगी अजय सिंह वहां पर मौजूद हैं, मामले की ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद और उनके साथ 10 और अभियुक्तों को जो सज़ा सुनाई जानी थी वो इसी हमारे पीछे एमपी-एमएलए कोर्ट में सज़ा सुनाई गई। यहीं पर अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को और एक चित्रकूट जेल से फरहान को यहाँ लाया गया था। इसके अलावा बाकी के भी जो अपराधी थे वो यहाँ पर जिनके ऊपर अभियुक्त थे, जिनके ऊपर ये आरोप तारी हुआ था, वो सब लोग आए थे, जिसमें 3 लोगों को दोषी करार दिया और उसके अलावा 7 लोगों को जो है अदालत ने बरी कर दिया है। अतीक अहमद, दिनेश पासी और जो है उनके जो एक वकील थे हनीफ करके, उनके ऊपर ये मुकदमा तारी हुआ। आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, 5,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है और 1 लाख रुपए उमेश पाल के परिवार को देने की बात कही गई है। ये पूरा जो दिन भर इसका जो क्रम चला, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि साबरमती जेल से कितने सुरक्षा के साथ अतीक को लाया गया है नैनी जेल में। आज सुबह से ही कोर्ट में पूरी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। पुलिस की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, किसी को अंदर नहीं जाने दिया
दिया गया था, जो वकील थे उनको अंदर जाने दिया गया था। और अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो तकरीबन इस पूरे जो 16 साल जो मुकदमा चला, इस पूरे 16 साल के मुकदमे में उमेश पाल की तरफ से 8 गवाह जो है वो गुजरे थे, जबकि अतीक अहमद और उनके साथ जो भी अभियुक्त थे उन सारे अभियुक्तों को 10 अभियुक्त जो 11 अभियुक्त थे उनके तरफ से 51 गवाह जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में गुजरे थे। और इस पर उसके बाद ये फैसला आया है। इस फैसले में जब अतीक अहमद जब कोर्ट के अंदर पहुंचे तो वकील अंदर के जो थे उन्होंने बताया कि वो अतीक अपनी सफाई के लिए जज साहब से 5 मिनट का वक्त मांगा। जज साहब ने उन्हें 5 मिनट का वक्त भी दिया। इस 5 मिनट में अतीक अपने को निर्दोष साबित करने के लिए आखिरी प्रयास किया, लेकिन उसके खिलाफ आजीवन कारावास का फैसला आया। और ये भी कहा कि जब उसके खिलाफ फैसला आया तो वो बेहद मायूस और सदमे में दिखा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब वो उसको सज़ा मिली है। उसके बाद यहाँ से अतीक को नैनी जेल ले जाया गया है। अभी जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो जिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, जिस कन्वाय के साथ उसे ले जाया गया था उसे बाहर ही रोका गया है। हो सकता है कि आज शाम को ही उसे साबरमती जेल के लिए फिर से उसको शिफ्ट कर दिया जाए, और इस तरीके की भी सूचनाएं आ रही हैं कि उसे वापस भेज दिया जाए साबरमती जेल में, तो वो यहाँ से जा भी सकते हैं। अशरफ और उसके दूसरे जो आरोपी हैं जो है वो शायद अभी नैनी जेल में रह भी सकते हैं, उनके लिए कोई दूसरा भी आदेश है वो शायद कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आज का जो ये पूरा घटनाक्रम था उसमें अतीक अहमद जब शामिल हुए हैं तो वो इस फैसले को सुनने के बाद सत्ते में भी थे और सदमे भी दिखाई पड़े। प्रयागराज से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एडिटिव इंडिया। और अब बात हम देश की बात में कर रहे हैं बिल्किस बानो मामले की। हालांकि इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अगली तारीख दी है सुनवाई के लिए, लेकिन इस पर गौर करते हैं। बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई का ये मामला रहा है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया है, बड़ा दखल। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध को भयावह बताया। बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस गया है। गृह मंत्रालय को भी रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय करेगा कि सजा में छूट पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है। वो फैसला करेगा कि यह गुजरात है या महाराष्ट्र। अदालत की टिप्पणी ऐसे ये भी है कि कई मामले जिनमें सालों से रिहाई पर विचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इस मामले में विस्तृत जानकारी करेगा। तो इस मामले के दो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं इसमें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऋषि मल्होत्रा से। ये जो दोषी पक्ष हैं इनके वकील हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर हम सुभाषिनी अली जो एक याचिका करता है इस मामले में, बिल्किस बानो भी याचिका करता है अब तो बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ ऋषि मल्होत्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि मल्होत्रा जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, इस मामले पे भी सबकी नजर, सुप्रीम कोर्ट दखल देने को तैयार हुआ है और इसे भयावह मामला बताया है। कि मैं इस पे कल भी मैंने कोर्ट में कहा कि मैं इससे कोई दो राय रखता ही नहीं हूँ। नो डाउट ये जो एक्ट था ये एक हॉरेंडस एक्ट था, ये बहुत ही घिनौना एक्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके लिए उनको बाकायदा सज़ा मिल चुकी है। पॉलिसी कहती है कि 14 साल के अंदर उनका रेमिशन का केस कंसिडर किया जाए। उसके बावजूद भी 15.5 साल उन्होंने एक्चुअल सज़ा काटी है, तब जाके उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से उनका केस कंसिडर किया गया और उनको रेमिशन ग्रांट की गई। अब इसके अंदर अगर ये इतना जघन्य अपराध था तो क्यों नहीं हाई कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस दी, या क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम गई डेथ सेंटेंस के लिए? तब तो सब चुप बैठे रहे, तब कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ। अब जब 15.5 साल होने के बाद वो बाहर निकल गए हैं तो सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए आगे आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जिन बिंदुओं पर सवाल करेगा 18 तारीख को या सुनवाई करेगा, उसमें एक बिंदु ये भी है, क्या रिहाई देने के लिए गुजरात सरकार का अधिकार क्षेत्र था? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि हमारी 2 लीगल ऑब्जेक्शंस हैं। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में थर्ड पार्टी का कोई लोकस नहीं होता, बिकॉज या तो विक्टिम आए या कोई कंप्लेनेंट आए या स्टेट आए। ऐसे तो कोई भी राहगीरा चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ जाए और बोले कि मुझे जी एक्स आदमी का रेमिशन ऑर्डर समझ नहीं आता, तो हम सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करेंगे। ये तो फ्लड गेट्स खोलने की बात हो जाएगी। जहाँ तक आपका अभी का सवाल है
इसमें भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है जिसको कोर्ट को डील करना पड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले साल मई 2022 में ये क्लियर और कैटेगोरिकल फैसला किया था कि इन केसों के अंदर अगर पॉलिसी लगेगी रेमिशन की तो एक स्टेट ऑफ गुजरात की लगेगी और पॉलिसी जो लगेगी वो 1992 की लगेगी, बिकॉज उस समय जब ये कन्विक्शन हुई थी ट्रायल कोर्ट में तब 92 की पॉलिसी वैलिड थी और चली आ रही थी। चाहे उसके बाद 2014 में पॉलिसी चेंज हो या 2020 में चेंज हो या 2022 में चेंज हो, लॉ ये कहता है कि अगर पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग थी टाइम ऑफ कन्विक्शन के दौरान वो ही लगेगी। और ऑन द कंट्री लॉ ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर बाय चांस सब्सिक्वेंट पॉलिसी के अंदर कोई बेनिफिशियल प्रोविजन है तो वो भी अक्यूज के फेवर में लगेगा। मल्होत्रा जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर भी सवाल 18 तारीख को समीक्षा करेगा कि किस अधिकार क्षेत्र के तहत गुजरात ने रिहाई की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेशक 10 सवाल पूछे हैं क्योंकि अभी मैटर उन्होंने सिर्फ एक अंदाज़ा लिया था दोनों साइड से, एक हमारी साइड से भी और ऑब्वियसली पटिशनर साइड से, कि आपके ब्रॉड सबमिशंस क्या होंगे। तो जो उधर से आर्गूमेंट की गई थी कल, वो उनकी ब्रॉड सबमिशन ये थी कि रेमिशन गलत है, गुजरात की पावर नहीं है, महाराष्ट्र की पावर है, और ऐसे उन्होंने कई तथ्य लिए थे। और हमारा जब हमसे पूछा गया कि आपके प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस क्या क्या होंगे, तो हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये ना भूले कि उन्हीं की एक संवैधानिक पीठ ने 2002 में रूपा अशोक हुरा की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर, चाहे वो बेशक गलत भी हो, अगर वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो चुकी है, उस जजमेंट का जो अगर आपको सेट असाइड करवाना हो या रिव्यू करवाना हो तो उसकी रेमेडी जो है या तो रिव्यू पटिशन है या क्यूरेटिव पटिशन है, बट ना ही कि कोई रिट पटिशन है। और इस केस में जो दलीलें दी जा रही हैं, इवन की बिल्किस बानो की तरफ से भी जो दी गई हैं, वो यही है कि उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है मई 2022 की वो गलत है और वो रिव्यू होनी चाहिए। तो उसकी रेमेडी जो है वो रिट पटिशन नहीं है, उसकी रेमेडी कुछ और है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरेटिव पटिशन। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही 5 जजों के जजमेंट को एक 2 जज की पीठ जो है ओवररूल कर पाएगी या उसको रेफर करेगी। मल्होत्रा जी, आपने पहले कहा, लेकिन इस मामले में तो आप देखिए बिल्किस भी याचिका करता है। आपने कहा कि कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है, इसके पीछे इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अब तो बिल्किस भी याचिका करता है इसमें। जी देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा और आप चाहें तो अपने मीडिया के सारे पेजेस खोल के देख लीजिएगा। इस केस में अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपीयर हो रहे हैं मोहिया मित्रा की तरफ से। अगर आपको याद हो, कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिलीज़ किया था, तब अभिषेक मनु सिंघवी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आई हुई है जिसपे उन्होंने बोला है कि क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम चाहें भी तब भी हम इस केस को फाइल नहीं कर सकते बिकॉज हम थर्ड पार्टी हैं। हाँ, गांधी परिवार चाहे तो उस रिलीज ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू फाइल कर सकता है। तो यही अभिषेक मनु सिंघवी मोहिया मित्रा के केस के अंदर कहते हैं कि हमारा लोकस है, हालांकि हम इस केस में ना विक्टिम है ना ही कंप्लेनेंट है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये कोर्ट में सामने आएंगे, बिकॉज अदरवाइज आप कल्पना करिए कि कोई भी सड़क आदमी चलता हुआ उसको अगर लगे कि किसी आदमी की हाई कोर्ट से सपोज एक मसलन के तौर पे किसी आदमी की 302 में रिहाई हो जाए हाई कोर्ट से, तो क्या कोई भी उठ के सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल कर सकता है, या विक्टिम या कंप्लेंट फाइल करेगा या स्टेट फाइल करेगी? तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पटिशन को एंटरटेन किया तो ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड और फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। जहाँ तक बिल्किस बानो का सवाल है, नो डाउट एक विक्टिम है, उनका अधिकार है सीआरपीसी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे फिर वही बात घूम के आएगी, क्या विक्टिम भी अगर हो, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 2 मई 2022 में हो चुकी है, क्या रिट के माध्यम के थ्रू उसको रिव्यू मांग सकता है? और स्पेशली जब उनकी रिव्यू ऑलरेडी खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, ये मामला तो कोर्ट में है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, लोगों की निगाह में ये मामला अहम है, महिला सुरक्षा के लिहाज से भी आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरती भी है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है वो किसी भी मीडिया प्रेशर या किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस से नहीं आता। आपको मैं एक साफ उदाहरण दे सकता हूँ, निर्भया केस जैसा घिनौना केस भी हुए हैं हमारे देश में, और अगर आपको याद रखें, आप अपने कानून की हिस्ट्री की आप खोलें
तो निर्भया केस के अंदर जो सबसे ड्रेडेड एक्यूज था वो एक नाबालिग निकला था, और उस समय भी काफ़ी हाहाकार हुई थी कि ये नाबालिग कानूनी गलत है, बिकॉज जो सबसे बार्बरस एक्यूज था उसको 3 साल में, बिकॉज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 3 साल का ही मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान था, उसको छोड़ दिया गया था। तो क्या उसके लिए कानून चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। उसके बाद के लिए कानून चेंज हुआ था और जुवेनाइल जस्टिस में अमेंडमेंट आई थी। ऐसे ही मैं यहाँ कहूँगा कि अगर गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है 92 की कि 14 ईयर्स एक्चुअल सेंटेंस होना चाहिए और जेल का कंडक्ट जो है वो एडवाइजरी बोर्ड को देखना चाहिए। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने जेल का कंडक्ट देख के बोला है कि उनका कंडक्ट गुड और सेटिस्फैक्ट्री था और उसके बाद रिकमेंड किया है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है क्योंकि सीबीआई का केस था, तो इसमें इतना हाहाकार क्यों है, मुझे ये बात समझ अभी तक नहीं आती। क्योंकि ये बिल्किस बानो था, गुजरात रॉयट्स था, एक पॉलिटिकल मालिक चाहिए दूसरी साइड को, ये केस को तूल दी जाती है। जी लेकिन ऋषि मल्होत्रा जी, इसमें भी इस मामले में 3 महीने की बच्ची थी, उसको मारा गया था, और सबसे अब हाल में ये था कि जब दोषी बाहर आए थे उनको माला पहनाई गई थी, मिठाई खिलाई गई थी, उससे जो मैसेजिंग जाती है वो अपने आप में दुखद थी। देखिए, मेरे से ये सवाल कई मीडिया पर्सनल पूछ चुके हैं और मैं उनको स्पष्ट रूप में एक सवाल उल्टा पूछता हूँ कि क्या कोई आदमी आफ्टर 15.5 ईयर्स जब वो जेल से बाहर निकलेगा, आपके हिसाब से क्या उसको रोना चाहिए या उसको दुख जातना चाहिए या वो खुशी बनाए? अगर उसको कोई लोग मिलने आ रहे हैं, उसको हार पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, तो उनके लिए तो एक खुशी का मौका है, बिकॉज 15.5 साल बाद कोई आदमी जेल से बाहर निकलता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसको मिलें, उससे गले मिलें। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, इस केस का जो सारा ट्रिगर पॉइंट था वो यही था कि उनको हार माला पहनाई गई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि कोई आदमी का प्रिटेंड करे कि वो बहुत दुखी है या वो आदमी खुश होगा कि उनको एक आज़ादी मिली है 15.5 साल बाद, वो रिफॉर्म होने का मौका चाहते हैं, वो भी आप लोग देते नहीं हैं। कल परसों किसी मीडिया चैनल में दिखाया जा रहे थे कि एक अभियुक्त जो था वो किसी बीजेपी लीडर के डाइस पे बैठा हुआ था। अरे तो अगर बैठ गया है तो वो अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत हो गया? ऋषि मल्होत्रा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पक्ष की बारीकियां हमें समझाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अब इसका दूसरा पहलू है, तमाम लोगों ने इस मामले में याचिका दी थी। सुहासिनी अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले भी हमने बात की है। सुहासिनी जी, जो 18 अप्रैल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, 18 अप्रैल को जो सुनवाई होगी, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो हमको हमेशा थी कि ऐसा ये मामला है, इतना विभत्स है कि इसमें न्याय की उम्मीद तो थी ही और आज भी है। हालांकि प्रक्रिया तो धीरे धीरे चलती है और हम जानते हैं कि इसमें जो सरकारें हैं वो भी काफ़ी हद तक इस पूरे मामले में एक पक्ष के रूप में दिखाई दे रही हैं। अब जैसे कि बहुत सारी बातें खुल रही हैं। जब हम लोगों ने याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में और रमन्ना साहब तब थे चीफ जस्टिस, तो हमारी याचिका को खारिज करने की पूरी कोशिश जो पक्ष है उन लोगों का जो छोड़े गए हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि इन लोगों की तो कोई वो नहीं है, ये इनको कैसे इजाज़त दी गई है, ये तो मामले में कहीं से भी कोई इनका मतलब नहीं है, इनको यहाँ खड़ा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस समय भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनकी बात सुनी जाएगी और गुजरात सरकार को नोटिस भी दी गई कि इस पर आप अपना जवाब दीजिए कि आखिर इन लोगों को क्यों और कैसे छोड़ा गया। उसके बाद जब गुजरात सरकार ने अपना जवाब दिया तो उसमें बहुत सारी बातें आई जो काफ़ी लोगों ने प्रसारित भी की कि जो कमेटी थी जिसकी राय से इनको छोड़ा गया, उसमें भाजपा के विधायक थे और जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार के मातहत काम करते हैं वो उसमें थे। मतलब कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं थे जिनकी राय ली गई हो। फिर उन्होंने ही अपने जवाब में बताया कि जो सीबीआई थी वो भी उनको छोड़ने के पक्ष में नहीं थी, जो पुलिस अधिकारी इसमें जांच कर रहे थे वो भी उनको छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। और ये भी बात आई कि इन लोगों को लगातार पैरोल भी मिलती रही है और पैरोल के दौरान इन्होंने
जो साक्ष्य हैं उनको धमकियां दी हैं, लोगों के साथ बदसलूकी की है, लोगों को पर दबाव बनाने की कोशिश की है, तो ये सारी बातें भी सामने आई। लेकिन सुहासिनी जी, अब जब सुनवाई अगली होगी तो इसमें कानून का हवाला भी दिया जाएगा, क्योंकि जो राज्य, किसी भी राज्य का कानून जब है उनका है कि भाई 14 साल की सजा और जेल में अच्छा कंडक्ट हो, तो एक कारण बताया जा रहा है रिहाई के पीछे का। नहीं नहीं, देखिए बहुत सी बातें, क्योंकि कॉन्डक्ट में ये भी तो आता है कि परोल पर वो क्या कर रहे थे। अगर परोल के दौरान जो लोगों को धमकियां दे रहे थे तो ये भी तो कॉन्डक्ट का एक हिस्सा बनता है। और दूसरी बात, जो कल वहाँ पर बातचीत हुई, और आपको तो मालूम है कि हमारे पक्ष के बहुत सारे वकील थे वहाँ, कई लोगों ने अपने आप को इसके साथ जोड़ा है, बिल्किस बानो की भी वकील थी, तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आई। और एक बात ये थी कि भाई एक ही अपराध की अलग अलग सज़ा एक ही देश में कैसे हो सकती है। आप एक जगह तो फांसी दे रहे हो और उससे बड़े जुर्म को आप कुछ सालों के बाद जो दोषी है उसको छोड़ रहे हो, तो कई सारे सवाल हैं। और जो जस्टिस, जो सीनियर जस्टिस थे कल, जोसेफ साहब, उन्होंने जिस तरह से सवाल किए, उन्होंने कहा देखिए मैं रिटायर होने जा रहा हूँ और रिटायर होने से पहले मैं इस मामले को निपटाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सरकार के पक्ष से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके अगले 18 तारीख को आइएगा, सारे अपने पेपर्स, सारे अपने फाइल लेकर के आइएगा, अपनी सारी बात रखिएगा और मैं पूरी सुनवाई करूँगा। और फिर किसी ने कहा बहुत विभत्स केस है, कि ना हाँ विभत्स तो है, लेकिन मैं इमोशनल होकर के इसमें फैसला नहीं करूँगा, मैं लीगल प्रोसेस के आधार पर करूँगा। तो ये कई सवाल हैं जो इस केस ने उठाया है। अब मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन आम लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई निर्भया वाले मामले में तो आपने फांसी दे दी, और यहाँ जहाँ गैंग रेप हुआ है, बड़े पैमाने पर हत्या हुई है, एक छोटे से बच्चे को भी सर पटक करके मार डाला गया है, तो आखिर कैसे फिर छोड़ दिया गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्या असर डालेंगे, लेकिन ये सवाल हैं और निश्चित रूप से ये सवाल लोगों के मन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर जो गुजरात की सरकार का पूरा रवैया रहा है कि एक मतलब एक पूरी तरह से उन्होंने उनका साथ दिया, ऐसा लगता है। और अभी परसों भी जो एक वहाँ पर आयोजन था गुजरात में, जिसमें बीजेपी के एमपी और बीजेपी के एमएलए मौजूद थे, सरकारी आयोजन था, और वहाँ मंच पर एक बलात्कारी जो छोड़ा गया है वो भी मौजूद था। तो जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहासिनी अली। तो दोनों पक्षों की हमने राय सुनी, उनकी सोच सुनी है, और यही ऐसा मसला, अब इस पे 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात अब करते हैं। भगोड़ा अमृतपाल अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। उसके नेपाल भागने की भी आशंका पहले जताई जा रही थी, और सूत्रों के मुताबिक इस मामले में भारत सरकार की तरफ से नेपाल को भी अलर्ट किया गया है। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से कहा है कि उसे शक है कि अमृतपाल नेपाल में है और वहां से किसी तीसरे देश भाग सकता है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया है कि अगर वो भारतीय पासपोर्ट या किसी नकली पासपोर्ट के जरिए नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे अरेस्ट किया जाए। अब दिल्ली में उसको देखे जाने के बाद नई अटकलें शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ इस मामले में अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। एसजीपीसी ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि गिरफ्तार किए गए अमृतपाल समर्थकों को 24 घंटे के अंदर रिहा करें। एसजीपीसी ने आरोप लगाया कि अमृतपाल के बहाने सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अकाल तख्त की तरफ से भी बयान जारी कर कहा गया है कि इस पूरे मामले में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और यही किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री का। कानून अपने काम कर रहे हैं। देखो, जे कोई पंजाब ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਕੇ गिरफ्तार कर ले गए ने, पर उन्होंने कोई योगदान नहीं हैगा किसी एक्टिविटी च, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी या एंटी कंट्री एक्टिविटी, तो उन्होंने तुसीं रिहा कर दो, तो असीं छड्ड भी रहे हैं उन्होंने। बहरहाल सरकार कह रही है कि उसकी नज़र है इस पूरे मामले पे। तो एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, आगे हम बात करेंगे राजनीति की,
संसद की किस तरह से 11वें दिन कार्रवाई बाधित हुई है। एक ब्रेक के बाद। देश की बात में बात अब राजनीति की करते हैं। आज 11वें दिन भी संसद की कार्रवाई हंगामे के चलते नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। और अब आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद कल शाम को आपको याद होगा घर खाली करने का नोटिस मिल गया था। उसके बाद जवाब आज राहुल गांधी ने दे दिया है और साफ कर दिया है कि समय रहते वो घर को खाली कर देंगे। साथ ही कल विपक्षी दलों की बैठक में फैसला लिया गया था कि सावरकर जैसे भावनात्मक मुद्दों पर बोलने से बचा जाएगा। और सूत्रों के हवाले से खबर है, विपक्ष की बैठक में बनी सहमति कि सहयोगी पार्टियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीजेपी के ओबीसी सांसदों की हैं, जिन्होंने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकाला। बीजेपी के ओबीसी सांसद राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम आज राजनीतिक गतिविधियां हुई। और मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ बैठक हुई। आपको बता दें, कल देर रात 18 राजनीतिक दलों की बैठक हुई है और उसमें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आपको बता दें 18 राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी और उसमें फैसला लिया गया था कि एक दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको ध्यान में ज़रूर रखा जाए और बयान ऐसे देने से बचें जिससे कि आहत होती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 18 विपक्षी दलों के नेता, समान विचारधारा से जुड़े दलों ने तय किया कि भ्रष्टाचार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर सारे दल मिलकर काम करेंगे। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सपा के रामगोपाल यादव, जनता दल के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। देखिए, सब मिलके डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, संविधान के रक्षा के लिए और जनता के मुद्दों को लेकर, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लड़ रहे हैं और सभी पार्टियां इन मुद्दों पे वो एक हो गए हैं। हालांकि इस बैठक में शिवसेना उद्धव गुट से जुड़े नेता शामिल नहीं हुए। सावरकर पर राहुल के बयान से शिवसेना नाराज रही, लेकिन संजय राउत ने कहा सब मतभेद दूर हो गए हैं। राहुल से बात भी हुई है। अच्छी बात है, हमारी एकता जो है अखंड रहेगी। मेरी आज राहुल जी से भी बात हो गई है और मुझे लगता है ये ठीक हो रहा है। और इससे लगता है कि विपक्ष एकता और मजबूत होगी और लड़ाई डेफिनेटली लड़ाई हमारी सावरकर साहब से नहीं है, मोदी जी से। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में सारे नेता मोदी विरोध के नाम पर जुटे। इनका कहना है जहां जहां राज्यों में विपक्ष की सरकार है उनको दबाया जा रहा है। हमारा स्टैंड ये है कि जिस स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को चुनाव में रुक सकता है वो स्टेट में उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ उसके बाद लड़ना चाहिए। ये हम लोगों का स्टैंड है, आज भी है, कल भी रहेगा। केंद्र सरकार अगर किसी भी पार्टी के माने विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता को तंग करे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो इस तरह से जो कि जानबूझकर लगे कि किया गया है, तो उसके साथ पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा, उसके लिए वो लड़ाई लड़ेगा। ये बात राहुल गांधी जी ने स्पेशली कही कि हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर अभी भी कई तरह के पेंच हैं। किसकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी जाए, मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, राज्यों में कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। विपक्षी एकता की राह में 2 बड़ी चुनौतियां हल करनी होगी। पहली बात तो यह कि राज्यों में कई दलों के बीच सीधा मुकाबला है, यहां तालमेल कैसे होगा। दूसरा यह कि विपक्षी नेतृत्व का चेहरा कौन होगा। बेशक अतीत के अनुभव से सबक लेकर राजनीतिक दल कोई रास्ता निकाल सकते हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
बेल्लारी के माइनिंग माफिया के तौर पर जाने वाले जनार्दन रेड्डी इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। अपनी पार्टी और फुटबॉल के चुनाव चिन्ह के साथ जनार्दन रेड्डी बीजेपी से खासे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए वो नहीं हुई। माइनिंग माफिया जनार्दन रेड्डी का चुनाव चिन्ह फुटबॉल है। इसी चुनाव चिन्ह के साथ वो इस बार 50 उम्मीदवारों के साथ कल्याण कर्नाटक में उतरेंगे। खुद कोप्पाल के गंगावती से चुनाव लड़ेंगे। कल्याण कर्नाटक यानी बीजेपी का मजबूत गढ़। जनार्दन रेड्डी का इरादा उन सबों को सबक सिखाना है जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल कर छोड़ दिया, यानी निशाना बीजेपी पर है। चाहे मेरे विरोधी हो या फिर चाहने वाले, जब तक मैं राजनीति में सक्रिय था तब तक इन लोगों ने मुझे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया, मुझे इधर से उधर किक किया। आज मैंने फुटबॉल को चुनाव चिन्ह के तौर पर चुना है ताकि मैं उन सभी को भी फुटबॉल की तरह किक कर सकूं। दरअसल अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी के बाद जनार्दन रेड्डी अलग थलग पड़ गए। बीजेपी ने भी उनसे किनारा कशी की। ऐसे में जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्षा पार्टी बनाई, जो कल्याण कर्नाटक की सभी 50 सीटों पर लड़ेगी, यानी बिदर, कलबुर्गी, रायचूर, यादगीर, बेल्लारी, विजयनगरा और कोप्पल। जनार्दन रेड्डी बीजेपी के साथ थे, उनके सब भाई बीजेपी के साथ हैं, उनके दोस्त बीजेपी के साथ हैं। जब वो बीजेपी से निकलकर नई पार्टी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी पार्टी में गए हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी का जो वोट है वही डिवाइड होता है और बीजेपी को कई सीटों पे नुकसान हो सकता है। कल्याण कर्नाटक भले ही बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था। अब जबकि जनार्दन रेड्डी जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता ने बीजेपी के खिलाफ बगावत का परचम लहरा दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस खुद को इस इलाके में मजबूत स्थिति में पा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और आगे बात करेंगे दिल्ली की शराब नीति की, उससे फायदा हुआ या नुकसान, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली की जिस नई शराब नीति को लेकर विवाद हुआ है, उसके कारण उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के नेताओं से और कारोबारियों से पूछताछ हो रही है। तो उस पर दिल्ली सरकार को फायदा हुआ या नुकसान, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली की नई शराब नीति की वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। उस शराब नीति की वजह से दिल्ली को फायदा हुआ या नुकसान? बीजेपी विधायक अभय वर्मा के सवाल के जवाब में विधानसभा में दिल्ली सरकार ने बताया कि नई शराब नीति से दिल्ली को पहले के मुकाबले ज्यादा राजस्व मिला है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 17 नवंबर 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 के बीच, यानी नई शराब नीति से दिल्ली को 5,576 करोड़ रुपए मिले, जबकि इसी अवधि में इससे पिछले साल 4,890 करोड़ रुपए मिले थे। नई शराब नीति के दौरान लगभग 22 करोड़ लीटर शराब बिकी, जबकि इसी अवधि में उससे पिछले साल 12.5 करोड़ लीटर शराब बिकी थी। यानी दिल्ली सरकार को नई शराब नीति से 686 करोड़ रुपए ज्यादा मिले और लगभग 10 करोड़ लीटर शराब ज्यादा बिकी। जबकि बीजेपी का दावा है कि लगभग 10 करोड़ लीटर शराब बिकने के बावजूद भी सरकार को राजस्व उतना नहीं मिला, जिसका मतलब है इस नीति से सरकारी खजाने को 3,100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सच्चाई सुनने पे मिर्ची लग रही है। सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनो। 3100 करोड़ का डाका डाला आप लोगों ने। 3100 करोड़ रुपए की चोरी हुई है दिल्ली के खजाने से।
क्यों नहीं जवाब देंगे? आज मैं 350 करोड़ 3,500 करोड़ में सभी विधायकों के लिए मांग रहा हूँ। ये 3100 करोड़ के नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी? नई एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले जो 2020-21 का ये समय था, 17 नवंबर से 31 अगस्त तक का, ये टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ वो हुआ 4,890। और अगर हम उसके अगले साल का इसी समय का अगर हम देखें, मतलब कि 21-22 में अगर 17 नवंबर 21 से लेके 31 अगस्त 2022 का अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो ये आता है 5,576। अब कौन सा ज्यादा है कौन सा बड़ा है ये मुझे पता नहीं है। वैसे दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति से सालाना 9,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार को लक्ष्य से कम राजस्व मिला। नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के राजस्व में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन ये बढ़ोतरी ना सिर्फ लक्ष्य से पीछे रही, बल्कि इतना तो दिल्ली सरकार को इस शराब नीति से फायदा नहीं हुआ जितने आरोप लग गए। उसके सबसे बड़े और सबसे अहम मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल तक इसी नीति के कारण जाना पड़ गया। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बात अब राजस्थान की। राजस्थान के स्वास्थ्य के अधिकार कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ राज्य सरकार योजना को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के जो निजी डॉक्टर्स हैं और अस्पताल हैं उसके खिलाफ खड़े हैं। निजी डॉक्टर हड़ताल पर हैं जिनका खामियाजा मरीज और उनके परिजन उठा रहे हैं। और ऐसे हालात में सरकारी अस्पतालों पर काम का बोझ बढ़ गया है और मरीजों को सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। अब जो नया स्वास्थ्य बिल है उसके एक दो बिंदु आपको बता दें कि जो अस्पताल है, सरकारी हो या निजी, किसी भी मरीज को उपचार से मना नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इमरजेंसी में या जानलेवा स्थिति में आए तो निजी डॉक्टर हो या सरकारी आपातकाल उनको उपचार देना पड़ेगा। अगर आपातकालीन उपचार नहीं दिया तो एम्बुलेंस करके मरीज को उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। तो कई तरह के इसमें पहलू हैं, प्रावधान हैं जिनका जो निजी डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और जो मरीज हैं वो भुगत रहे हैं। आइए कुछ केस स्टडीज हमारे सहयोगियों ने भेजी हैं, आपको बताते हैं मौसफी देवी का क्या कहना है। देखते हैं, सुनते हैं। हमको वहाँ से गंगापुर से रेफर करा गया हुआ है। उनने मतलब SMS में भेजा था। उनने सवेरे एक मतलब है नहीं वो ऑक्सीजन लगा के यानी और एक बार वो करके और उनने वहाँ से यहाँ के लिए रेफर कर दिया कि पर्ची धनवंतरी के लिए भेज दिया था। और धनवंतरी में आए थे हम तो उनने नहीं ये कहा कि मतलब है नहीं ये नहीं पेशेंट है नहीं मतलब भर्ती नहीं होगा। अब ज़्यादा बोले तो फिर वही चिड़चिड़पड़ा हो जाता है। तो इस पर तफसील से रिपोर्ट आगे दिखाएंगे, लेकिन ये मुश्किल चुनौतियां बनी हुई हैं वहाँ पे मरीजों के सामने। बहरहाल बात अब जाते जाते कोरोना की करते हैं, क्योंकि इससे निपटने के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं इसके लिए 11 और 10 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। ड्रिल से पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अस्पतालों की जायजा लिया एनडीटीवी इंडिया ने। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल। केंद्र सरकार के इस अस्पताल में कोरोना वार्ड पूरी तरह से खाली है। जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तब बंद पड़ा ये वार्ड खोला गया, लेकिन किसी अनहोनी से निपटने को लेकर बेड और तमाम चीजों की तैयारी पूरी दिखी। इस तरह के कोविड बेड का इंतजाम सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग में ही नहीं बल्कि कैंपस के मेकशिफ्ट अस्पताल में भी है। फिलहाल कोरोना का एक ही मरीज यहां भर्ती है। हमने सफदरजंग में सभी HODs के साथ मीटिंग की थी और उसके अंदर हमने यही जानने की कोशिश की कि हमारे सभी विभाग जो कोविड डील करते हैं उनकी कितनी तैयारी है। हमने पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से डील किया था सफदरजंग अस्पताल में। सर, हम एक साथ कितने मरीजों को हम डील करने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे अस्पताल में? अगर कोई मरीज आ जाए, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो हमारे पास बेड्स हैं, उसके मध्य अभी हमने 200 बेड इसका प्रावधान किया है। अगर 200 बेड की जरूरत पड़ी और इससे अगर ज़्यादा की आवश्यकता होती, नेचुरली हम इसको रिव्यू करते रहते हैं। कोरोना के मरीजों को लेकर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में कुल 8,178 बेड का इंतजाम है, जबकि अस्पतालों में
महज 42 कोरोना मरीज हैं। 381 मरीज दिल्ली में होम आइसोलेशन में हैं। ये है दिल्ली सरकार का लोकनायक अस्पताल। कोविड के बेड से जुड़ी तमाम जानकारी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर ही डिस्प्ले हो रही है। चलते हैं अब वार्ड में। ये है कोविड वार्ड। बेड खाली तो हैं, पर किसी आशंका से निपटने को लेकर पूरी तरह तैयार भी हैं। यहाँ इंतजाम 450 मरीजों का है। फिलहाल 3 ही भर्ती हैं। अभी बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है, ओनली 3 पेशेंट्स आर देयर एंड 450 बेड्स हैं। तो और कितने मरीजों को हम डील कर सकते हैं? अभी हम डील कर सकते हैं अराउंड 450 बेड्स हैं, तो 450 पेशेंट्स तो डील कर ही सकते हैं किसी भी वक्त में। और अगर जरूरत पड़ी, हो सकता है अगर बढ़े पेशेंट का नंबर, तो अगर हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बेड्स, पर अभी ऐसी जरूरत लग नहीं रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी चिंता वाले हालात नहीं हैं और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।